नमस्कार, स्वागत है आपका। खास खबर में आपके साथ हाजिर हूं मैं कंचन। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने चिंता बढ़ा दी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पूरी दुनिया में नए वेरिएंट से हड़कंप मच गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उच्च स्तरीय बैठक तुरंत बुलाई है। कोरोना के ताजा हालातों पर चर्चा होगी। देश में वैक्सीनेशन को लेकर भी चर्चा होगी। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, कोरोना के नए वेरिएंट से पूरी दुनिया में चिंता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है। कोरोना के ताजा हालात पर होगी चर्चा। देश में वैक्सीनेशन को लेकर चर्चा होगी। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, कोरोना के नए वेरिएंट से पूरी दुनिया में चिंता बढ़ गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तुरंत उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है। कोरोना के ताजा हालातों पर इसमें चर्चा होगी और देश में वैक्सीनेशन को लेकर भी चर्चा होगी। तो कोरोना के नए वेरिएंट से पूरी दुनिया में चिंता बढ़ चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है और कोरोना के ताजा हालातों पर इस बैठक में चर्चा होनी है। देश में वैक्सीनेशन को लेकर भी इस बैठक में चर्चा होनी है। तो लोगों के लिए एक चिंता का विषय, लोगों के साथ साथ सबसे बड़ी चिंता का विषय और सबसे बड़ी चुनौती सरकार के लिए, कोरोना के नए वेरिएंट से हर तरफ हड़कंप मच गया है। कोरोना के ताजा हालात पर अब चर्चा होगी। देश में वैक्सीनेशन को लेकर भी चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है और इस बैठक में नए वेरिएंट को लेकर चर्चा होनी है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, कोरोना के नए वेरिएंट से पूरी दुनिया में चिंता बढ़ गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है। कोरोना के ताजा हालात पर चर्चा होगी। देश में वैक्सीनेशन को लेकर भी चर्चा होगी। इस पूरे खबर पर डॉक्टर ममता प्रियदर्शनी हमारे साथ जुड़ गई हैं ज्यादा जानकारी के लिए। डॉक्टर ममता, बहुत बहुत स्वागत है आपका हर खबर पर। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर ममता, कोरोना के नए वेरिएंट से पूरी दुनिया में एक बार फिर से चिंता फैल गई है। सबसे बड़ी चिंता यही है कि अब क्या होगा। एक बड़ा सवाल, क्योंकि अभी पूरी तरीके से कोरोना के खौफ से ही लोग निकल नहीं पाए हैं और ऐसे में नए वेरिएंट से पूरी दुनिया एक बार फिर से यहाँ परेशान हो गई है। जी बिल्कुल, आप सही कह रही हैं। अभी जो नया वेरिएंट आया है जिसका साउथ अफ्रीका में अभी पता लगा है, अभी 1529 वेरिएंट है, उसकी जो म्यूटेशन हुई, म्यूटेशन का मतलब कोरोना पल पल अपने रंग बदल रहा है और जिस तरह से हमारी इम्यूनिटी पर अटैक कर रहा है, तो उसकी 50 म्यूटेशंस ऑलरेडी हो चुकी है। तो और इतना इन्फेक्शियस है, साउथ अफ्रीका में ऑलरेडी 100 केसेस आ चुके हैं, अभी हांगकांग में और कई जगह भी मरीज इसके मिल रहे हैं। तो अभी सबसे पहले तो हम लोगों को है कि अपने आप को बचाना है। देश में जैसे ब्रिटेन में भी अभी किया कि फ्लाइट्स और जो बाहर के इंटरनेशनल उड़ानें रोक है, तो हमें भी मतलब बहुत संभाल करके इन सब चीजों को तुरंत से एग्जीक्यूट करना होगा, प्लान करके, जिससे कि या फिर उस तरफ से जो पैसेंजर्स वगैरह आते हैं उसको वहीं पे क्वारंटाइन कर दिया है, जिससे हमारे यहाँ फैले नहीं। कि इतने वेरिएंट वाला जो वेरिएंट है बहुत जल्दी लोगों को संक्रमित कर सकता है, फिर हमारे यहाँ संभाले नहीं सकते स्थिति। डॉक्टर ममता, अगर देखा जाए तो कोरोना के जिस तरीके से तमाम लहरों को भारत ने भी झेला है, जिस तरीके से सारी स्थिति आपके भी सामने थी, ऐसे में ये और ज्यादा खतरनाक हो सकता है। बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है, क्योंकि हम लोग जैसे भारत हमारा विकासशील देश की श्रेणी में आता है। इतने बड़े बड़े जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, उन लोगों की व्यवस्था, चिकित्सा व्यवस्था अभी तक चरमरा जाती है। हमारी फर्स्ट वेव जब आई, उसके बाद जब इसी समय हम लोगों को लग रहा है मंथ्स के लॉकडाउन के बाद स्थिति संभलेगी, सेकेंड वेव आई, उसने अपना डबल जो डेल्टा म्यूटेंट वेरिएंट आया, उसने इतनी तबाही मचाई, ऑक्सीजन के लोग तरस गए। अभी हमारे पास चिकित्सा व्यवस्था उस तरह से दुरुस्त नहीं है। कहीं पे ऑक्सीजन, अब कोविड और ये सब चीजें जो पिछली बार हम लोगों ने देखा था, सबके ऑक्सीजन सिलेंडर्स और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के लोग तड़प में हैं। अगर उस स्थिति में इस तरह का जो नया वेरिएंट आया है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि जो हमारे डबल वैक्सीनेशन होने के बाद भी वो लोगों को अटैक कर रहा है और बहुत संकट कर रहा है, अगर अभी नहीं संभाला गया तो जो मची है पिछले बार, उससे भी भयावह हो सकता है और
बहुत मतलब भगवान ना करे ऐसी स्थिति आए, क्योंकि हम लोग इसके लिए तैयार नहीं हैं अभी। बिल्कुल, यानी ये कहना गलत नहीं होगा डॉक्टर ममता कि जिस तरीके से अभी साउथ अफ्रीका में इसके 100 केसेस आए हैं, उसके बाद अब इंडिया को इसके लिए अपनी तैयारी पहले से ही कर लेनी चाहिए। और शायद इसी वजह से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उच्च स्तरीय बैठक भी बुलाई है, ताकि अगर देखा जाए डॉक्टर ममता तो ये सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि पिछली बार लहर से हम लोग सीख चुके हैं। हमारे पास मैं विकसित देशों में भी चिकित्सा व्यवस्था इतनी अच्छी होने के बाद भी लोग संभाले नहीं, हमारी इतनी बड़ी जनसंख्या है, तो इतना छोटे छोटे शहरों पे इतनी सारा चिकित्सा भी बेड्स भी उपलब्ध नहीं है। अगर हमने संभाल लिया चीजों को तो संभाल सकती है, क्योंकि अगर 100 केसेज हांगकांग में भी आज मिला है और 2-4 केसेज इधर मिले हैं, अगर हमने वहीं पे रोक लिया एयरपोर्ट पे तो कम से कम वो वेरिएंट उस तरह से त्रासदी नहीं मचा पाएगा। तो बहुत बहुत जरूरी है इसको अभी इस स्टेज पे संभालना। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर ममता, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए बेहद शुक्रिया आपका। तो कोरोना के नए वेरिएंट ने चिंताओं को और ज्यादा बढ़ा दिया है। साउथ अफ्रीका में नए वेरिएंट के 100 केसेस अभी तक सामने आ चुके हैं। इसके साथ ही तो लगातार कोरोना के नए वेरिएंट से अब लोगों की समस्याएं बढ़ रही हैं, लोगों की चिंताएं बढ़ रही हैं, और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है, ताकि इस पे यहां देश में वैक्सीनेशन को लेकर चर्चा हो सके और कोरोना के ताजा हालातों पर भी चर्चा हो सके। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक है आज, और सिंघू बॉर्डर पर यह बैठक होनी है। आगे की रणनीति पर चर्चा होगी। 29 नवंबर को ट्रैक्टर मार्च भी निकालेंगे किसान। सिंघू बॉर्डर पर आज फिर से संयुक्त किसान मोर्चा बैठक करेगा, जिसमें कई बड़े किसान नेता भी शामिल होंगे। बता दें कि बैठक में आंदोलन की आगे की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। इसके साथ ही किसानों ने ऐलान किया है कि किसान 29 नवंबर को ट्रैक्टर मार्च भी निकालेंगे। बड़ी खबर है ये। तो संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक शुरू हो चुकी है सिंघू बॉर्डर पर। आगे की रणनीति पर चर्चा हो रही है। 29 नवंबर को ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे किसान। लगातार बैठक शुरू हो चुकी है। संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक शुरू हो चुकी है। सिंघू बॉर्डर पर यह बैठक शुरू हो गई है। आगे की रणनीति पर लगातार चर्चा हो रही है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक जारी है। सिंधु बॉर्डर पर यह बैठक लगातार चल रही है। आगे क्या कुछ किसानों को करना है, किस तरीके से आगे किसानों को इस आंदोलन को जारी रखना है या फिर समाप्त करना है, इन कई बड़े मुद्दों पर चर्चा लगातार जारी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सिंघू बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा अपनी बैठक को शुरू कर चुका है। यहां लगभग 40 लोगों की बैठक हो रही है, जिसमें कई बड़े किसान नेता भी शामिल हुए हैं। बता दें कि इस बैठक में आंदोलन की आगे की रणनीति पर चर्चा हो रही है। इसके साथ ही यहां किसानों ने ऐलान किया है कि 29 नवंबर को ट्रैक्टर मार्च भी निकालेंगे। साथ ही साथ यहां किसानों का साफ तौर पर कहना है कि जो उनकी अन्य मांगे हैं, वो मांगे जब तक पूरी नहीं होंगी, आंदोलन वापस नहीं होगा। लेकिन ऐसे में अभी इस वक्त जो बैठक चल रही है, जो इस वक्त जारी है, वो काफी अहम बैठक है, क्योंकि इसके बाद स्थिति क्लियर होगी कि आंदोलन वापस होगा या फिर किसान इसी तरीके से अड़े रहेंगे। क्योंकि देश के प्रधानमंत्री महामहिम ने जब अपने कदम पीछे कर लिए हैं, कृषि कानूनों को वापस ले लिया है, तो उसके बाद किसानों को भी यहाँ अब सोचने की जरूरत है। लेकिन ऐसे में किसान सोच नहीं रहे। किसानों का साफ तौर पर कहना है, कल गाजीपुर बॉर्डर पर किसान नेता राकेश टिकैत ने साफ तौर पर कह दिया है यहाँ पर कि जब तक 750 यहाँ पर जो किसान हमारे शहीद हुए हैं उन्हें मुआवजा नहीं दिया जाएगा, तब तक आंदोलन यही जारी रहेगा। इसके साथ ही एमएसपी पर उन्होंने कहा है कि हमें गारंटी चाहिए एमएसपी। जब तक एमएसपी पर गारंटी नहीं देंगे, इसी तरीके से ये आंदोलन जारी रहेगा। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि जो मुकदमे झूठे किसान भाइयों पर किए गए हैं, उन मुकदमों को वापस लिया जाए। सिर्फ कृषि कानून वापस लेने से नहीं होगा। इस 1 साल में किसानों ने जो कुछ झेला है, जो कुछ यहाँ किसानों ने अपना खोया है, गवाया है, उन सब की जिम्मेदारी सरकार को लेनी होगी। अगर सरकार ये जिम्मेदारी लेने को तैयार है तो किसान आंदोलन वापस हो जाएगा। किसान मजदूर के 20 आदमी हो, उनके 10 हो, जब आगे 5 तो इस पूरी खबर पर हमारे साथ किसान नेता आजाद पालवा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। इनसे जान लेते हैं, बातचीत कर लेते हैं। आजाद पालवा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हर खबर हरियाणा पर। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और आपके दर्शकों को जी।
आजाद जी, जिस तरीके से लगातार संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक अभी चल रही है, आगे की रणनीति पर चर्चा हो रही है, आखिर क्या कुछ फैसला हो सकता है इस पर? क्योंकि सरकार ने जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने कृषि कानूनों को वापस लिया, उसके बाद उम्मीद जता रहे हैं कि अब आप लोग भी आंदोलन खत्म करके वापस अपने घर लौटेंगे। तो प्रधानमंत्री से हम कहना चाहते हैं कि एमएसपी फसल खरीद गारंटी का कानून हमें दे, वो भी C2+50 फार्मूले के तहत, और जो किसान शहीद हुए उन किसान परिवारों को उचित मुआवजा और एक एक नौकरी, और जिन किसानों पर मुकदमे दर्ज है उनके मुकदमों की वापसी, और जो बिजली बिल 2020 संशोधित है उसको निरस्त करने का कार्य करे, और जो पराली एक्ट बनाया गया उसको भी निरस्त करने का कार्य करे। लेबर के चारों कोड, इन चीजों को देने का प्रधानमंत्री हमें काम करे। देखो, कानून वापसी लिए प्रधानमंत्री, लेकिन थोपे किसने दे? वो भी तो इसी मोदी सरकार ने थोपे दे दी। दिया क्या है मोदी ने हमें अगर मोदी साहब देने की बात करते हैं तो एमएसपी C2+50 हमें देने का कार्य करे, अगर देने की बात है तो। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी और ये मोदी सरकार बार बार ढिढोरा पीटे है कि हमने किसान खुशी खुशी कर लौटे। किस बात की खुशी किसानों को, जबकि हमारे ऊपर पे कानून थोपे गए हैं। हाँ, लेकिन इसलिए अगर देना है प्रधानमंत्री तो एमएसपी। लेकिन आजाद जी, आजाद पालवा जी, जिस तरीके से कल प्रधानमंत्री की और हरियाणा के मुख्यमंत्री की मुलाकात हुई, आधे घंटे की शिष्टाचार भेंट में यहाँ पर जो मुलाकात हुई है, उसके बाद यहाँ पर मुख्यमंत्री ने खुद अपना बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि एमएसपी पर कानून बनाना संभव नहीं है, नहीं बनेगा। नहीं, क्यों संभव नहीं है? जो 2018 में जो कमेटी बनी थी उसने सिफारिश भी करी है कि एमएसपी दिया जा सकता है भारत के किसानों को। भारत का किसान खुशहाल होगा जब कॉर्पोरेट घरानों को 10 लाख करोड़ रुपए माफ कर सकती है, लेकिन कितना फर्क पड़ेगा किसानों में देना? सिर्फ 3 लाख करोड़। 3 लाख करोड़ जब 10 लाख करोड़ माफ कर सकते हैं, 3 लाख करोड़ क्या किसानों को नहीं दे सकती सरकार? इसलिए एमएसपी सरकार ने देना चाहिए। अगर देने की बात करती है तो फिर प्रधानमंत्री ढिढोरा किस बात का पीटते हैं? तीनों काले कानून प्रधानमंत्री ये मोदी सरकार ले आई, वापिस भी इसी सरकार ने लिया, तो क्या कौन सा एहसान कर दिया किसान ने? किसान कौन सा भीख मांग रहा है? किसान अपना हक मांग रहा है। इसलिए किसान का हक है कि खुद प्रधानमंत्री ने 2011 के अंदर, आप देखिए प्रधानमंत्री जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने सिफारिश की थी। आज वो देने में खुद उस सिफारिश को लागू करने में सक्षम है, क्यों नहीं करते अपनी की हुई सिफारिश को लागू? आज क्या नौबत आ गई प्रधानमंत्री में? इसका मतलब विपक्ष में होता है जब तो कुछ और जब सत्ता पक्ष में होता है जब कुछ और। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। अगर प्रधानमंत्री सच्चाई में किसानों का भला चाहता है, कुछ देना चाहता है, तो एमएसपी C2+50 देने का कार्य करे। जिस तरीके से इस मुलाकात के बाद यहाँ पर मुख्यमंत्री ने अपना बयान जारी किया है कि इस पर कानून तो नहीं बनेगा, अगर कानून नहीं बनता है तो क्या आपका यह आंदोलन इसी तरीके से जारी रहेगा? आजाद जी, बिल्कुल। मुख्यमंत्री पहले ये भी कहता था कि कानून बनते हैं और निरस्त होने के लिए कानून नहीं होते, और अब वो कानून बने जो काले कानून थे, कृषि के विरोध थे, किसानों के विरोध थे, उनको खुद प्रधानमंत्री ने वापस लेने की घोषणा की। तो अगर एमएसपी नहीं मिलेगा किसानों को तो ये आंदोलन इसी प्रकार से जारी रहेगा, बिल्कुल जारी रहेगा। चलिए, यानी इंतजार कर सकते हैं। जिस तरीके से लगातार बैठक चल रही है आजाद जी, इस बैठक के बाद ये बिल्कुल स्थिति साफ हो जाएगी कि आगे की रणनीति क्या कुछ है। वो किसान नेता वो विचार कर रहे हैं, विचार विमर्श कर रहे हैं। विचार विमर्श से ही हमने आंदोलन बढ़ाया है। एक रणनीति के तहत इस राजनीति को हराने का कार्य किया है। तो रणनीति बना के हमने आगे आंदोलन किस प्रकार से हमने चलाना है और किस प्रकार से सरकार को झुकाना है, ये रणनीति बनाने के लिए आजाद जी आप बिल्कुल हमारे साथ बने रहिए। यहाँ पर बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ रमन मलिक जुड़ चुके हैं, उनसे भी एक सवाल पूछ लेते हैं। रमन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। रमन जी, आवाज मिल रही है मेरी? बिल्कुल मिल रही है जी आपकी आवाज। जी रमन जी, जिस तरीके से संयुक्त किसान मोर्चा की लगातार बैठक अभी जारी है, लगातार बैठक चल रही है, यहाँ सरकार ने जिस तरीके से खुद प्रधानमंत्री ने कृषि बिलों को वापस लिया और उसके बाद ये उम्मीद जताई कि ये आंदोलन खत्म होगा, लेकिन किसानों ने बिल्कुल साफ कह दिया है कि जब तक उनकी अन्य मांगे नहीं मानी जाती हैं तब तक उनका आंदोलन यूं ही जारी रहेगा। क्या कहेंगे इस पर?
एक तो जब कैबिनेट ने आज ये कर दिया क्लियर कि किसान बिल वापस लेने के लिए जिन बिलों का विरोध ये कर रहे थे उनको वापस लेने के लिए कैबिनेट की स्वीकृति हो गई। जिस चीज पे कैबिनेट की स्वीकृति हो गई वो पार्लियामेंट में भी जरूर जाएगा और पार्लियामेंट में जाके उसको करा जाएगा उसके ऊपर काम। लेकिन मैं आज ये समझना चाहता हूं कि ये जो एक भाव है कि हमने सरकार को कैसे झुकाना है, कैसे करना है, मतलब अगर आप इस भाव से ही चलेंगे तो आप सिर्फ विरोध करने के लिए विरोध कर रहे हैं। आपका काम, आपका विषय कृषि बिलों के साथ था जिनको वापस ले लिया गया। एमएसपी के लिए ये स्पष्ट है कि एमएसपी सरकार जो एमएसपी पे खरीद करती है वो वापस नहीं लेगी कभी। पीडीएस सिस्टम चलाना है। हमने पहले भी 80 करोड़ से ऊपर लोगों को राशन दिया, अभी भी आगे 4 महीने और बढ़ाया है। तो कहने का अभिप्राय ये है कि जब हम ये सारा काम कर रहे हैं और आप बार बार उसके लिए गोल पोस्ट को उठा के घूमते रहेंगे इधर से उधर, तो उसका तो कोई औचित्य बनता नहीं है ना। आप बार बार एक ही चीज दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप किसानी के साथ जुड़े हुए नहीं हैं, आप राजनीति के साथ जुड़े हैं। अगर ऐसा ही है तो चरूनी साहब की तरह खुले में आइए, वो आप करेंगे नहीं। आजाद पालवा जी क्या जवाब देंगे इस पर? आजाद पालवा जी। लोकतंत्र में जनता बड़ी होती है। जनता में जैसे आवाज के जनता की, किसान मजदूर की आवाज है कि हमें एमएसपी दिया जाए। हमारी ये कोई नई मांग नहीं है, हमारी ये बहुत पुरानी मांग है। मैं कहूंगा कि 2011 में खुद देश का प्रधानमंत्री जब गुजरात का मुख्यमंत्री होता था उसने सिफारिश की है एमएसपी फसल खरीद की, वो खुद चेयरमैन था। तो अब अपनी ही सिफारिश की हुई बात से क्यों मुकरता है देश का प्रधानमंत्री? और क्या कोई देश का किसान मजदूर भी थोड़ा मांग रहा है, अपना हक मांग रहा है। और वो आजाद जी मेरे को एक चीज बताएंगे, इस बीजेपी क्या आप सरकार इस देश में जितना भी अनाज पैदा होता है उसको एक निर्धारित भाव से ऊपर खरीदने की जब आप बात करते हैं तो क्या आपने कभी एक चीज को सुना है जिसका नाम होती है इकोनॉमी और इन्फ्लेशन? आपको ये आभास भी है कि आप क्या बात कर रहे हैं? बिल्कुल आभास है। जब कॉर्पोरेट आप अगर ये काम हो जाता है तो आप किसी विशेषज्ञ से बात करें, आपको बताएगा कि आप क्या बोल रहे हैं। नहीं, हक नहीं दिया जा सकता क्या किसान मजदूर को? किसान मजदूर अपना, आप बताइए ना, आप जितनी देश में गाड़ियां बन रही हैं सब खरीदी जाएं, जितने देश में टीवी बन रहे हैं सब खरीदे जाएं, जितने देश में मोबाइल बन रहे हैं सब खरीदे जाएं। क्या आप ऐसा बना सकते हैं क्या कि सारा मोबाइल जो है वो 50,000 से ऊपर का बिकना चाहिए, या मोबाइल सेवा जो है महीने का मिनिमम 1,000 रुपया होना चाहिए? क्या आप ऐसा कर सकते हैं? कमाता है, आप जिन लोगों की मदद करे वो 90 करोड़ रुपए घंटा कमाता है, लेकिन किसान की आय 6,000 रुपए महीना है। तो क्या 6,000 रुपए? तो जमीन की इन्फ्लेशन भी तो आपकी है भाई साहब। जो जमीन पहले 20,000 रुपए किला बिकती थी, आज वो 20 करोड़ रुपए किला जब बिकती है तो उसकी इन्फ्लेशन भी तो आपकी है। वो भी तो आपका ही सरमाया है, वो किसके पास जा रहा है? जिसकी रोजी रोटी पे डाका पड़ता है नहीं उसी को पता होता है इस बात का। साहब तो उस आयकर जो देता है ना उसको भी पता होता है कि उसके से क्या क्या मांगा जा रहा है। देश के आयकर दाता के बिना चल रहा है। हमें पता है हरियाणा में जब उसकी कांग्रेस की सरकार थी, बीजेपी के लोग नंगे होकर सड़कों पर प्रदर्शन करते हैं एमएसपी के लिए, लेकिन आज वही लोग बिलों में घुस चुके हैं। लेकिन सभी किसान मजदूर के अगर आप सच्चे हितैषी हो तो सरकार से हमने स्वामीनाथन आयोग की कमीशन को लगवाने के लिए बात करी थी और उस पे हमने बिल्कुल खरे उतरे हैं। उनके 9,000 पेज की रिपोर्ट है भाई साहब, आपने नहीं पढ़ी होगी। 201 सजेशन है जिसमें से कि 200 पूर्णतः लागू हो चुकी है। एक जो C2+FL वाली थी वो व्यवहारिक नहीं है। उसकी वजह यह है कि
दिल्ली में 20 करोड़, 25 करोड़, 30 करोड़ रुपए की 1 एकड़ जमीन भी हो सकती है, और वहीं तमिलनाडु में कहीं पे अंदर घुस के वो 25,000, 20,000 रुपए एकड़ भी हो सकती है। तो आप उसको पैरिटी कैसे करोगे, ये बताओ। नहीं, आप दिल्ली की बात क्यों कर रहे हो? पूरा देश की बात कीजिए। पूरा देश का किसान, आप पूरे देश में ये बोल सकते हो कि किसी की जमीन का भाव एक जैसा है? समय का किसानों ने डीएपी नहीं मिला। अरे आप पहले ये बताओ, पूरे देश के अंदर जमीन का, कृषि योग्य जमीन का भाव एक जैसा है, हाँ या ना? नहीं, आप क्या बात करते हो? आप कुछ देने की बात कीजिए ना, आप तो गुमराह। चलिए आजाद जी, बहुत बहुत शुक्रिया आजाद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। जब जवाब नहीं रमन जी, समय की कमी है हमारे पास, रमन जी समय की कमी है हमारे पास। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। आजाद जी आपका भी बेहद शुक्रिया। हालांकि अब इस वक्त जो निगाहें टिकी हैं वो संयुक्त किसान मोर्चे की बैठक की ओर टिकी हुई है। ये बैठक जारी है, शुरू हो चुकी है। लगातार बैठक में कई अहम मुद्दों पर बातचीत चल रही है। इस बैठक के खत्म होने के बाद ही इस पर फैसला होगा कि आखिर किसानों ने आगे की रणनीति क्या कुछ बनाई है और किसान आगे क्या कुछ करने वाले हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं तो हरियाणा के रेवाड़ी में पश्चिम बंगाल की 2 युवतियों की बात कर लेते हैं। 2 युवतियों के साथ दुष्कर्म का मामला यहां पर सामने आया है। रेवाड़ी के मॉडल टाउन थाने में तैनात हेड कांस्टेबल, होमगार्ड और एक अन्य व्यक्ति के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। इधर एसपी राजेश कुमार ने हेड कांस्टेबल को तुरंत प्रभाव से सस्पेंड करते हुए होमगार्ड के खिलाफ कार्रवाई के लिए विभाग को पत्र भी लिख दिया है। मिली जानकारी के अनुसार पश्चिम बंगाल की रहने वाली 2 लड़कियां रेवाड़ी में ही एक स्पा सेंटर में काम करती हैं। दोनों ने हुडा बाईपास पर एक टाउनशिप में किराए पर कमरा लिया हुआ है। आरोप है कि गुरुवार की रात मॉडल टाउन थाने में तैनात यहां पर हेड कांस्टेबल और एक अन्य व्यक्ति की पीसीआर लेकर दोनों लड़कियों के कमरे पर यहां पहुंचे और फिर उन्हें पीसीआर में बैठा कर ले गए। रास्ते में आरोपी एक प्राइवेट गाड़ी स्कॉर्पियो में दोनों को बैठाकर शहर की एक होटल में लेकर चले गए। वहीं आरोपियों ने दोनों यहां पर युवतियों के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। पीड़िता की शिकायत पर देर रात ही मॉडल टाउन थाना पुलिस ने तीनों के खिलाफ केस दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया और आज आरोपियों की कोर्ट में पेशी है। अभी पुलिस वालों ने हमारे साथ बदतमीजी की है और एक लड़की के साथ रेप भी किया है। तो अभी इस मामले में इन्वेस्टिगेशन चल रही है। मुकदमा हमने दर्ज कर दिया है और जिन 2 लड़कों के नाम, जो एक तो हमारा हवलदार था, एक होमगार्ड था और एक प्राइवेट आदमी था, तो तीनों को हमने अरेस्ट कर लिया। इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता महेंद्र भारती हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। महेंद्र, रेवाड़ी का ये पूरा मामला जहां पर वर्दी एक बार फिर से दागदार हुई है, यहां पर 2 पुलिसकर्मियों पर दुष्कर्म का आरोप लगा है 2 युवतियों के साथ। क्या कुछ अपडेट मिल रहा है इस पूरी खबर पर? जी, मैं आपको बता दूंगा कि इस तरह के मामले पहले भी सामने आए हैं, लेकिन ये मामला जो है पुलिस पर एक बार फिर से पुलिस की वर्दी पर दाग लगा रहा है, क्योंकि पुलिस जो सुरक्षा का दम भरती है, महिलाओं के लिए दुर्गा शक्ति जैसी फोर्स बनाती है, सुरक्षा का दावा करती है महिलाओं को सुरक्षित रखने के लिए, लेकिन वो सुरक्षा के दावे यहाँ खोखले साबित हो जाते हैं जब एक पुलिस मुलाजिम पर इस तरह की वारदात करने के आरोप लगे। और एक साथ में 2 पुलिस वाले इसमें शामिल है, क्योंकि एक पुलिस वाला हेड कांस्टेबल, दूसरा होमगार्ड का जवान बताया जा रहा है, तीसरा जो साथी था इनके मददगार कर रहे, 3 लोग इसमें शामिल बताए जा रहे हैं और तीनों के खिलाफ अभी पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस वाले को, जैसे हेड कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया गया है, बाकी जो होमगार्ड है उसको जैसे बर्खास्त करने के लिए पत्र लिखा गया है और अभी इस पे गहनता से जांच की जा रही है। जो पीड़िता है ये पश्चिम बंगाल की रहने वाली, तो इन्होंने यही आरोप लगाया कि इन्होंने हमें जगह बुलाया और बुला के हमारे साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया। इस पर संज्ञान लेते हुए एसपी ने कार्रवाई करने के आदेश दिए और इन पर मामले दर्ज करके इन्हें निलंबित कर दिया गया है। ऐसे सवालों के घेरे में जैसे खाकी हर बार रहती है रिश्वत के लेने के मामले में और दूसरे मामलों में, तो इस बार भी ये मामला सामने आया कि इस तरह से खाकी पर दाग लगेगा, ये कभी सोचा नहीं था। रेवाड़ी पुलिस ने पूरे प्रदेश में पुलिस की छवि को धूमिल किया है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए महेंद्र भारती आपका इस पूरी खबर पर। तो एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बताते चलें कि ये रेवाड़ी की पूरी खबर, जहां पर 2 पुलिसकर्मियों ने 2 युवतियों के साथ यहां पर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। चलिए, इसी के साथ हर खबर पर मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।